तो मार्क्स बाबा की लेक्चर सीरीज़ में कार्ल मार्क्स की मोरालिटी पे हम बढ़ते हुए दोस्तों मित्रों, और अभी तक जो भी रिस्पांस आया ठीक ही ठाक आया, बहुत ज़्यादा खास रिस्पांस नहीं आया जितनी कार्ल मार्क्स का हल्ला मचा रखा था। लेकिन कोई बात नहीं, हमको अपना काम करना है, हमें अपनी लेक्चर सीरीज़ पूरी करनी है कार्ल मार्क्स की। अभी सीन ऐसा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और चीज़ें देखते रहना, इम्पॉर्टेंट जो भी आता रहता है। आते हैं कार्ल मार्क्स के हम लोग मोरालिटी के ऊपर। नोट्स हमारे पास यहाँ पे रेडी हैं, 2 पन्नों के नोट्स हमारे पास यहाँ पे रेडी हैं। अभी सीन ऐसा है कि हम लोग इनकी मोरालिटी के ऊपर बात करेंगे, और मोरालिटी में 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है मोरालिटी ऑफ कैपिटलिज्म और दूसरा है हमारा मोरालिटी ऑफ कम्युनिज्म, क्योंकि इनकी फिलॉसफी 2 भागों में ही डिवाइडेड थी, विच इज कैपिटलिज्म का क्रिटिक और कम्युनिज्म का यहाँ पे कि कम्युनिज्म अगर बेहतर है तो कम्युनिज्म क्यों बेहतर है कैपिटलिज्म से। अभी सीन सिंपल सा ये है कि इनका बेसिक सी जो लड़ाई थी वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, जो उजाड़ा जा रहा है वर्कर्स का, तुम समझ लो किस तरीके से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं वर्कर्स को टू मेक अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, टू बिल्ड अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। प्रॉफिट के लिए वर्कर्स को, लेबरर्स को, दिहाड़ी पे काम करने वालों को उजाड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है कम पैसा देके। और प्रॉफिट के ऊपर मेन बात करी। प्रॉफिट जो होता है, तुमने एक प्रोडक्ट बनाया एक स्पेसिफिक प्राइस में, ठीक है, उसको तुमने इतने में बेचा और जो इतना डिफरेंस निकला वो तुम्हारा प्रॉफिट है, जो मक्खन सीधा कैपिटलिस्टिक जो भी टॉप क्लास के लोग होते हैं उनकी जेब में जाता है। और यही प्रॉफिट क्लास सेग्रीगेशन बना देता है। टॉप ऊपर के लोग सोचते हैं कि ये नीचे के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, इनसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इनसे हमें मजदूरी एक्सट्रैक्ट करनी है और प्रॉफिट अपनी जेब में रखना है। ये प्रॉफिट की बदनामी करते थे, इस प्रॉफिट को वो गलियाते थे कार्ल मार्क्स, रादर कैपिटलिज्म एज अ होल। अगर हम इनकी किताबें पढ़ें, दास कैपिटल पढ़े या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़े, जो भी इनका ट्रांजिशन रहा था कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म पे, तो यू विल ऑब्जर्व अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कि कैपिटलिज्म को इन्होंने पूरी तरीके से गलियाया नहीं है कि भाई कैपिटलिज्म बुरा है, हटाओ, खत्म करो, नहीं। कुछ इनेट फीचर्स जो कैपिटलिज्म के अंदर हो रहे हैं उनको इन्होंने दोषी ठहराने की कोशिश करी है। जैसे इन जनरल कैपिटलिज्म में जैसे थेफ्ट होता है, चोरी होती है, धोखा दिया जाता है। पैकेट के पीछे लिखा गया है कि भाई अंदर 20 ग्राम की पुड़िया है लेकिन निकली 17 ग्राम की पुड़िया, वो 3 ग्राम बचा रहे हैं। और 3 ग्राम अगर 3 लाख पीसेस पूरे महीने में बन के निकल रहे हैं तो कितना ज़्यादा हो गया, तो कितना ज़्यादा पैसा खा रहे हैं, कितनी ज़्यादा चोरी हो रही है पैसे की, माल की चोरी। और इस क्लास सेग्रीगेशन की वजह से एक मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेट किया जाता है, एक मोरालिटी सेट कर दी जाती है कि हम कैपिटलिस्ट हैं, हम ऊंचे तबके के हैं तो हम ऐसे इनको ट्रीट करेंगे, और नीचे तबके के बोलते हैं ये ऊंचे तबके के, हमें इनको तो ऐसे ट्रीट करना होगा, ये तो भैया हमारे बॉस हैं, इनको कुछ बोलेंगे तो हमारे जेब से पैसा चला जाएगा, इनको कुछ बोलेंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, हमें ही भुगतना पड़ जाएगा, तो वो तो हमें करना नहीं है भाई। तो एक मोरालिटी सेग्रीगेशन हो जाता है। ऊपर वाले क्लास की अपनी मोरालिटी हो गई, नीचे वाले क्लास की अपनी मोरालिटी हो गई। होता था ना 18-17 सेंचुरी में, औरतें और वहाँ के जो भाई कॉर्सेट पहनेंगी और एटिकेट्स होंगे, कांटे छुरी से, भैया केला भी खाएंगे, भैया केला सेब संतरा सब काट काट के खाएंगे कांटे छुरी से। उनको तो तुम भैया नान भी देते थे, नान भी वो लोग होते हैं, बहुत अंग्रेज होते हैं, कांटे छुरी से नान खाते हैं, एटिकेट्स। और हम भाई डाउन टू अर्थ भैया, अपना रोटी तोड़ रहे हैं, अपना रोटी नमक तोड़ रहे हैं, सिंपल जैसे इंसान तोड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। अब ये जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एंड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब हित में भी और उनके हित में भी काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट भी काम कर रहा है, डिफरेंट क्लासेस के बीच में, गरीब के हित में कुछ काम कर रहा है, अमीर के हित में कुछ काम कर रहा है। ये मोरालिटी ऐसी है। तो क्या ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज, क्या कैपिटलिज्म अनजस्ट है? ये सवाल है, मैंने आपसे किया, इसका जवाब कमेंट्स में जाके दे सकते हो। क्या कैपिटलिज्म अनजस्ट है? अपना ओपिनियन दो, इस लेक्चर को पॉज करना, नीचे जाना, कमेंट करके बताना क्या तुम्हें लगता है कि गलत है कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं इसके ऊपर? कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई हम दोषी नहीं कह सकते क्योंकि इट इज नॉट कॉजिंग एनी इंजरी, ग्रेव इंजरी, मतलब कोई ऐसा नुकसान या हानि नहीं पहुंचा रहा है।
बड़े लेवल पे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है किसी का, तो हम इसको पूरी तरीके से ना इंसाफी तो नहीं कह सकते। इन्होंने दास कैपिटल में इसको इलेबोरेट किया और इन्होंने ये कहा कि दो तरीके से कैपिटलिज्म के हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, उसकी नींव को समझ सकते हैं। एक है विद इन द स्ट्रक्चर, एक है आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर एज अ होल। ठीक है, नींव के अंदर और पूरी नींव अगर हम लोग देख लें तो थेफ्ट जो मैंने बात करी, चोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार, वो गलत है। लेकिन ये कैपिटलिज्म शहर भी तो बनाता है, जो हमने बात करी जमशेदपुर पूरा शहर बन गया है ना। असम में बात करी ओएनजीसी की वजह से, ऑयल इंडिया की वजह से, इंडियन ऑयल, इन सब की वजह से पूरा शहर बना हुआ है। शहर शहर बस जाते हैं तो भाई एज अ होल बूस्ट भी तो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे नोएडा के, ग्रेटर नोएडा साइड बन रहा है, कैपिटलिज्म एयरपोर्ट बन रहा है। अब बड़े लेवल पे देखा जाए क्या होगा, 1 घंटा लगता था नोएडा से जो लोग जाते थे दिल्ली एयरपोर्ट, आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनका काम टाइम थोड़ा कट शॉर्ट हो जाएगा, वो यहाँ आराम से जा सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या था कि भाई खेत वेत की ज़मीन बहुत कैप्चर करनी पड़ी, मतलब गवर्नमेंट को लेनी पड़ी। उसका अपसाइड क्या था कि नौकरियाँ प्रॉमिस हुई जो वहाँ पे रहने वाले लोकल्स थे कि तुम्हारे बेटे को यहाँ इसमें एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगी, चाहे जो भी नौकरी मिलेगी लेकिन नौकरी मिलेगी। भाई एयरपोर्ट की नौकरी कितनी बड़ी बात होती है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हो गई एक तरीके से, और खूब पैसा भी मिलेगा। तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन तो है ही, बट ऑन अ मैक्रो लेवल, बड़े लेवल, ऊपरी लेवल पे फायदा भी हो रहा है बहुत लोगों का, बहुत चीज़ों का। पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी एक सब स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। जितने भी जो कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, या उसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक सब स्ट्रक्चर है। आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में ये होता है, क्योंकि आई एम एन आर्किटेक्ट, तो सब स्ट्रक्चर मतलब तुम्हारी फाउंडेशन, और सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो भी तुम बनाना चाह रहे हो, बिल्डिंग, घर, झोपड़ी, जो भी बनाना चाह रहे हो। झोपड़ी की कोई नींव नहीं होती, बहरहाल। तो एक सब स्ट्रक्चर है। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो सब स्ट्रक्चर है। मटीरियलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज सब स्ट्रक्चर, वो एक नींव है, उसके ऊपर सब है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, धर्म है, जात है, पात है, जस्टिस सोसाइटी या जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम भी उसका एक पार्ट है। तो जुडिशियल सिस्टम एक सुपर स्ट्रक्चर में आ गया, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है विच इज आइडियोलॉजिकल, जिसके बारे में हम अभी रुक जाओ, थोड़ा सा आगे समझेंगे। और इस न्याय, ये जो न्याय का सिस्टम है, जस्ट न्याय का जो सिस्टम है, सही का जो सिस्टम है, सही या गलत का जो सिस्टम है, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है किसी भी सोसाइटी में। भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? ऐसे तो सब लोग काला धन छापने लग जाए, सारे लोग काला बाजारी शुरू कर दें, लेकिन उसको समझने के लिए एक जस्टिस सिस्टम चाहिए। और कोई भी कैपिटलिस्टिक सिस्टम, जस्ट सिस्टम या सही सिस्टम या न्याय से भरा, न्यायपूर्वक सिस्टम तभी बनेगा जब वो उस सोसाइटी के हित में काम कर रहा है या उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके फॉर काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उससे प्रॉस्पर हो रहा है या नीचे जा रहा है। ऑन अ बिगर लेवल अगर हम देखें, एक चलो ठीक है, एक इंसान की जान प्यारी है, 100 लोगों की जान प्यारी है। एक इंसान का पैसा डूब गया सारा, या एक इंसान ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, उसका घर बर्बाद हो गया उस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की वजह से। फैक्ट्री में था, चलो फैक्ट्री में कहते हैं मशीन में हाथ आ गया एक वर्कर का, जो बड़ा क्राफ्ट पर्सन था, बड़ा स्किल्ड था, आर्टिसन था और बड़े अच्छे से कलाकारी करता था, उसका हाथ आ गया मशीन में, उसका हाथ कट गया। अब क्या होगा? अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई? हाथ कट गया तो भाई उसका तो घर उजड़ गया, वो तो वही कमाता था, उसकी तो बच्ची है, 4 साल की लड़की है, क्या करेगी? लड़की तो उस टाइम में 18 19 सेंचुरी में काम भी नहीं कर सकती थी, क्या करेगी अब? अरे भैया अब क्या होगा? लेकिन बाकी 100 फैमिलीज का बड़ा भला हुआ और उनका घर अच्छा हुआ, अपने अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पैसा जमा करके जो है एक खेत ले लिया छोटा सा, थोड़ी गाय भैंसियाँ ले लिया और थोड़ा अच्छा दूध निकाल के उसको बेच रहे हैं, अच्छी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, मुर्गी पाल ली है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यार एक की जिंदगी खराब हुई, लेकिन उन 100 लोगों की बदली भी तो क्या ये जस्ट है या अनजस्ट है? क्या कह सकते हैं इसको? तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैपिटलिज्म फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है, तब हम लोग ये जज कर सकते हैं कि वो जस्ट है या अनजस्ट है। फिर कार्ल बाबा की आई, ठीक है, KM बाबा, कार्ल मार्क्स बाबा की है एक थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियाज, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, कल्चर सब मिला के आइडियोलॉजी बनता है। जो हम फेंक देते हैं ना उठा के, आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी इज सब कुछ मिला के, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारी मोरालिटी, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम्हारे डॉगमा सब मिला के एक आइडियोलॉजी बनता है।
और एक आइडियोलॉजी एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड करती है सोसाइटी की, कि उस सोसाइटी की पर्टिकुलरली क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यूपी में कसाई खाना है, सारे वहाँ पे पुराने हम लोग 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। पूरा तुम्हारा ये जो रीजन है अवध और रीजन है मगध, ये सब जो रीजन है वहाँ पे कसाई का पूरी सोसाइटी है, बस्ती बनी हुई है। अब वहाँ पे क्या है कि एक सेंटर बन गया जहाँ पे सारा मीट कटेगा। उस सेंटर के अराउंड सारे वही तरीके के लोग बसेंगे जो लोग मीट काटने वाले होते हैं। वहाँ पे कोई पनीर बेचने वाला नहीं बसेगा, क्योंकि हो सकता है शुद्ध ब्राह्मण हो, वो मांस ना खाता हो। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियोलॉजीज की वो एक ही तरीके के लोग हैं, ठीक है। हो सकता है किसी एक धर्म से बिलोंग करे और वो धर्म के लोग वहाँ पे दूसरे धर्म के लोग सर्वाइव ना कर पाए, सर्वाइव ना करने दें। तो एक ही तरीके की आइडियोलॉजी वहाँ प्रॉस्पर हो रही है, एक ही तरीके की आइडियोलॉजी वहाँ बड़ी हो रही है, एक ही तरीके की आइडियोलॉजी वहाँ ग्रो हो रही है। आगरा का एग्जाम्पल, आगरा का पेठे बनाने वाले ही वहाँ ग्रो कर रहे हैं और कोई ग्रो नहीं कर सकता। असम में चाय बनाने वाले ही ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पे तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, वहाँ पे जाकर पेठा बनाओगे असम में? फर्क पड़ता है ना यार। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब जो रूलिंग पावर होती है, रूलिंग क्लास होता है, रूलिंग क्लास इन जनरल क्या होता है, मिस लीड करना शुरू कर देता है, राह भटका देता है लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है, उनकी आइडियोलॉजीज के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है, उनकी आइडियोलॉजीज के ऊपर अपनी आइडियाज थोपने की कोशिश कर देता है। तब जाके एक सोसाइटी खराब होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट बोल रही है ये तो ऐसा राष्ट्र बनेगा, किसी भी, मैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल तुम जर्मनी ले लो, ये एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जहां सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस जीवित रहेंगे, जूस को हटा दो। और भी बहुत कंट्रीज है जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यही धर्म के लोग यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, यही जात के लोग यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, सबको खत्म कर दो, जात पात सब हटा दो, एक ही एग्जिस्ट करेगा। बहुत बहुत तो बॉलीवुड, छोटा माइक्रो एग्जाम्पल बॉलीवुड, कि भाई हमारे ही बच्चे यहाँ पे प्रॉस्पर करेंगे। नेपोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए वो इस हद पे गिर जाते हैं कि किसी बाहर वाले को आने ही नहीं देते, कि पावर अप्रूव हो जाएगी। तभी तो गवर्नमेंट्स 20-20, 30-30 साल आती है तो आ जाती है। चाइना में आए आ गया, व्लादिमीर पुतिन रशिया में आ गया तो भैया आ गया, नॉर्थ कोरिया में आ गए तो आ गए, फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा आ गया तो आ गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। और चूंकि हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फॉर द मॉरल स्टांस ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि वो ह्यूमन फ्लरिशिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ह्यूमन फ्लरिशिंग जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इंसानों की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, उपजाऊ हो रहे हैं इंसान की पर्सनालिटी, उपजाऊ हो रहे हैं इंसान की जिंदगी, चहक रही हैं, हंसी के ठहाके आ रहे हैं घर से, वो वाली बात। इसलिए कार्ल मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई हम तो पूछेंगे इसकी मोरालिटी, हम तो इसकी मोरालिटी पे सवाल उठाएंगे कैपिटलिज्म की। तो मार्क्स अब क्या था, थोड़ा सा क्रिटिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा भिड़ने से बचने के लिए उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म मस्ट बी ओवरकम नॉट स्टॉप्ड। कि मैं ये नहीं कह रहा कैपिटलिज्म खत्म कर दो, भाई कमाएंगे कैसे, सोसाइटी में पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा उसको ओवरकम करो, बेहतर कुछ बनाओ, उसको इवॉल्व करो, एक रेवोल्यूशन लाओ, ठीक है, एक रेवोल्यूशन लाओ, उसके बाद उसमें एक एवोल्यूशन लाओ। रेवोल्यूशन में एक अहिंसा, जो भी तुम अहिंसा जो भी, वैसे तो अहिंसा तुम इस्तेमाल करके एक्सप्लॉयटेशन रोको और फिर बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करो, जिसको उन्होंने कम्युनिज्म कहा, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे देखते हैं। कुछ नोट्स यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स ने और आगे क्या कहा कि ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशलिस्ट, ठीक है। मार्क्स वांटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशलिस्ट हु यूज्ड यूनिवर्सल आइडियाज ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस, ही बिलीव्ड इन ए यूनिक अप्रोच। दूसरे सोशलिस्ट से वो अलग दिखना चाहते थे, ठीक है, जहाँ की ट्रुथ और जस्टिस के जो तुम्हारी यूनिवर्सल आइडियाज हैं, जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, वो बाकी सोशलिस्ट यूज करना। सोशलिस्ट का काम एक था, सोशलिस्ट का मोटिव एक था, फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली चीज़। हम सोशलिस्ट हैं भाई, एक इगैलिटेरियन रूल जिसमें इक्वल राइट्स, इक्वल वेजेस, एक यूटोपियन सोसाइटी बनाएंगे, बेहतर सोसाइटी, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही मिलेगा, जिसके बाद जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा देगा। लेकिन कार्ल मार्क्स थोड़ी अलग अप्रोच लगाना चाहते थे। इन्होंने कहा हाउ टू ब्रिंग चेंज। अब यहाँ पे नॉन मार्क्सियन सोशलिस्ट जो थे वो थॉट अपीलिंग द मॉरल्स वॉज द बेस्ट वे टू चेंज सोसाइटी, ठीक है। मॉरल्स जो है, मोरालिटी जो लोगों की, आवाम की है, जनता की जो मोरालिटी है, उनके साथ बहते हुए चलो, जहां वो बह रहे हैं वैसे बहो, ठीक है।
लेकिन यहाँ मार्क्स कह रहे हैं कि नहीं भैया, हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी जाननी बहुत ज़रूरी। जब तक तुम हिस्ट्री नहीं समझोगे तो उससे सीखोगे नहीं। पीपल डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर हिस्ट्री, सोसाइटीज डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स ने कहा। फिर no moral appeals. Marx didn't like using morality to make his points. He thought it was a step backwards. Instead, he focused on studying how historical and social forces shape society. सिर्फ अभी करंट मोरालिटी लेके, करंट जो तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जितने भी हैं कि इस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करेगी, उसको पकड़ के कोई जजमेंट पास करने की कोशिश मत करो। पहले हिस्ट्री पढ़ के आओ कि हिस्ट्री में किस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करती थी। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बात करी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये ध्यान देना चाहते थे। अब सेकंड पार्ट पे आते हुए मोरालिटी ऑफ कम्युनिज्म। अभी आए कम्युनिज्म के ऊपर, ठीक है, कैपिटलिज्म के ऊपर बात कर ली, कैपिटलिज्म ऐसा है वैसा है, हम ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, बट अब कम्युनिज्म के ऊपर भी तो, कैपिटलिज्म के बाद क्या आएगा, कम्युनिज्म आएगा। अब कम्युनिज्म की भी कोई मोरालिटी है कि नहीं है? कैसे मार्क्स बाबा, केएम बाबा, आप कैसे, केएम भी आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हमको समझाएंगे भैया कि कम्युनिज्म की मोरालिटी सही मोरालिटी है? यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज निकाली, कार्ल मार्क्स ने दो प्रोबेबिलिटी निकाली कि कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी तो दो चीजें हो सकती है कि न्याय रहेगा सोसाइटी में, नंबर वन, तो ये कम्युनिज्म आया, न्याय रहेगा। दूसरा, कम्युनिज्म न्याय को भी पार कर जाएगा, ट्रांसेंड कर जाएगा। क्या बेटर चीज में ट्रांसेंड करेगा या नुकसानदेह चीज में ट्रांसेंड करेगा? हिस्ट्री तो कुछ और ही बोलते हैं, जहां जहां कम्युनिस्ट रूल आने की कोशिश करी वहां कुछ और ही होने लग गया, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जस्टिस। मार्क्स बिलीव्ड कम्युनिज्म वुड चेंज द वेरी नेचर ऑफ जस्टिस। कम्युनिज्म जो है नेचर ऑफ जस्टिस बदल लेगा, क्योंकि वो हिस्ट्री को पढ़ते हुए आ रहा है, वो इतिहास से सीखते हुए आ रहा है, वो अपने पास से सीखते हुए आ रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटो तब समझोगे मित्र अभी क्या करना है। बहुत जरूरी है समझना वत्स, इतिहास जब तक नहीं समझोगे जब तक अपने वर्तमान में काम कैसे करोगे वत्स, ये इन्होंने कहने की कोशिश करी। दूसरा है बियॉन्ड ट्रेडिशनल नोशंस। इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी जस्टिस वुड गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल आइडियाज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑन नीड्स। एक इंडिविजुअल की नीड्स के ऊपर ज्यादा बेस रहेगा, किसको कितनी जरूरत है, रैदर एक बड़े कलेक्टिव लेवल पे कि हम तो भाई ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे हमने दोस्तोयेव्स्की के उसमें पढ़ा था, जो इंटेलेक्चुअल्स की जो वहाँ पे सोसाइटी थी, जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, बोल्शेविकी नहीं कुछ और नाम था, जो भी था, तो वहाँ पे जब जवान लोग डिबेट कर रहे थे, बता रहे थे कि हम तो ऐसे हक के लिए लड़ेंगे और ये करेंगे, बूढ़ा आदमी उठता है कि अब मतलब जवान लोग कह रहे थे कि हम लोग यूटोपियन सोसाइटी बनाएंगे, सबको इक्वल राशन बटेगा, सबको इक्वल ये बटेगा वो बटेगा। तो एक ने बोला कि अगर किसी के कच्चे या मोजे में छेद होगा, बूढ़ा आदमी उठा जो कंजर्वेटिव माइंडसेट का, किसी के कच्चे में या मोजे में छेद होगा तो उसको कौन ध्यान रखेगा? कोई और आके उसको ध्यान रखेगा कि इसके मोजे में छेद है, नया मोजा दो, या वो खुद ध्यान रखेगा? तो वही वाली बात है, यहाँ पे यही आ जाता है पैराडॉक्स कि बड़े लेवल पे तो समझ नहीं रहा, तुम इतने छोटे लेवल पे जाने की बात कर रहे हो, कर पाओगे, समझ पाओगे, हो पाएगा? ये बहुत जरूरी। नंबर 3, कॉमन ओनरशिप एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये ऊपर चला जाता है हमेशा। अब क्या था कि कॉमन ओनरशिप की कोई किसी के पास कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई इसी का सब कुछ होके रह गया, जो दे रहे हैं हम इसी का होगा, ये सेट ऑफ पीपल हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं होने वाला। फिर नंबर 3 है कॉमन ओनरशिप एंड इक्वालिटी। अब यहाँ पे ये है कि एक बंदे का सब कुछ नहीं हुआ, एक बंदे ने 100 एकड़ जमीन खरीद ली, रखी हुई है, सब में बटेगी, सबका फायदा होना चाहिए, एक का फायदा नहीं होना चाहिए, सब वहां से मिल बांट के खाने पीने चाहिए। नंबर 4, नो नीड फॉर ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम्स। जैसे ही हम क्लास डिस्टिंक्शन हटा देंगे तो हमको ट्रेडिशनल सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलिज्म हटा रहे हैं, कैपिटलिज्म हटा देंगे तो क्लास सिस्टम हट जाएगा, क्लास सिस्टम हट जाएगा तो जस्टिस अनजस्टिस की बात ही नहीं होने वाली, क्राइम ही क्यों होगा, सबको सब कुछ मिल रहा है, किसी के पास एक इंसान के पास सारा पैसा सारी वेल्थ जमा तो नहीं हो रही, सब में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने विचारों विमर्श में डाल दिया कि भाई ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आगे बढ़ते हुए नंबर 5, ठीक है, emphasis on emancipation, freedom. Marx's focus was on freeing individuals from class division, not just adhering to established principles of justice. क्लास डिवीजन से हटा दो, जस्टिस बात की बात है, पहले तुम क्लास डिवीजन तो खत्म करो, जस्टिस अपने आप आ जाएगी।
क्लास डिवीजन हटाना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद जितना है वो उतना बांटे, जिसके बाद जितनी कमी हो उतना ले। इसके ऊपर इन्होंने अपनी मोरालिटी को रख दिया। तो जिस तरीके से ये बोल रहे थे कि कम्युनिज्म पूरी तरीके से जस्टिस को ख़त्म कर देगी, न्याय सिस्टम हटा देगी क्योंकि हम क्लास डिवीजन हटा देते हैं, तो ये टू गुड टू बी ट्रू था। कुछ ज़्यादा ही रोमांचक था, कुछ ज़्यादा ही सही लग रहा था सत्य होने के लिए। नहीं होता कुछ चीज़ें यार बहुत अच्छा हो रहा है यार, बहुत मेरी टीचर आज मेरी मैम बड़ी अच्छी से बात कर रही है मुझसे, मेरे सर मेरे बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, बट टू गुड टू बी ट्रू, कुछ तो आया भैया फेल फूल कर गए हैं लगता है एक सब्जेक्ट में। तो वो इनको, तो क्रिटिक्स ने ये इनको कहा कि भाई इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि तुम कह रहे हो कम्युनिज्म विल ट्रांसेंड जस्टिस। जस्टिस को कैसे कोई ट्रांसेंड कर सकता है? प्लेटो होते तो कनपट्टी के नीचे देख इधर मारते एक उधर मारते, कैसी बातें करो भैया कार्ल मार्क्स बाबा। ये क्रिटिक्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्रिटिक्स कह रहे हैं, मेरे ऊपर मत लेना। यहाँ पे एक और फिलोसफर, एक और थिंकर आए थे जिन्होंने एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, जस्टिस के ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने भी ये कहा, जिनका नाम था डेविड ह्यूम बाबा, उनके ऊपर भी एक लेक्चर बनाया हुआ हमने, जॉट प्रॉब्लम। डेविड ह्यूम ने क्या कहा? डेविड ह्यूम ने कहा जितनी एबेंडेंस होगी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की, जितनी ज़्यादा भर के होगी, भरपूर होगी, उतनी जल्दी हम जस्टिस को ओवरकम कर पाएंगे, उतना कम कांड होगा, उतने कम क्राइम्स होंगे। और डेविड ह्यूम का ये कॉन्सेप्ट वॉज क्लोजर टू कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म। क्या हमें जस्टिस की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि अबंडेंस में है, सब कुछ बांटो भाई, मिल बांट के खाओ पियो जियो, इतना रोने की क्या बात है। और फाइनली कार्ल मार्क्स ने कहा कि कम्युनिज्म इज द ओनली गुड, या फिर कम्युनिज्म इज द ओनली एथिक्स, एंड एथिक्स इज फिलोसफी ऑफ लिविंग वेल इन अ नटशेल। बहुत बड़ी चीज़ है एथिक्स। यूपीएससी वाले तो गाली देंगे कि हम इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तुम उसको एक लाइन में समझा रहे हो। नहीं, द फिलोसफी ऑफ लिविंग वेल। अगर तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव ही नहीं है किसी चीज़ को बेहतर तरीके से देखने का, तो तुम सोसाइटी को कैसे बेहतर देखोगे? अगर तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव ही नहीं है सोसाइटी को गुड, अच्छी नज़रों से देखने का, तो तुम वैसे भी एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना सकते। और तुम एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को बुरा भला तब कहोगे जब तुम खुद अंदर से अच्छे नहीं हो, जब तुम खुद अंदर से अच्छे नहीं हो। तुम दूसरे सोशलिस्ट से कैसे अलग दिखोगे? जब तुम अच्छे होगे, जब तुम गुड होगे, जब तुम खुद अपने में जस्ट होगे। तो एक इंडिविजुअल के ऊपर बात चल रही है कि एक माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल जब तक अपने को सुधारेगा नहीं, तब तक बड़े लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी कार्ल मार्क्स की मोरालिटी। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। एक लेक्चर शायद आएगा जिसमें मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। 1-2 और लेक्चर, ये अपने बायलैटरली चलती रहेगी ये सीरीज़। अच्छा लगा हो तो ये नीचे जाओ, कमेंट और लाइक बहुत ज़रूरी है इंगेजमेंट के लिए। रीच और 10 लोगों को तक वीडियो पहुंचाने के लिए होगी। यूट्यूब को पता लगता है हाँ भाई वीडियो अच्छा है तो कर दिया करो यार, एक अंगूठा दबाना होता है ना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो अब।